जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कंवर चीमा, मेरे साथ हैं प्रोफ़ेसर डॉक्टर मुक़्तदर खान साहब। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया। आप म्यूटेड हैं डॉक्टर साहब, म्यूटेड हैं। खमर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। और आपके सुनने वालों को, देखने वालों को, सबको मेरे तरफ से सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आपने एक आर्टिकल लिखा था हिंदू में, मैं भी देख रहा था, वो बड़ा डिस्कस हुआ इंडिया के अंदर भी। जो साउथ एशिया का पावर बैलेंस है, दैट हैज़ शिफ्टेड टुवर्ड्स पाकिस्तान। इंडिया $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, 90 अरब डॉलर का दफाई बजट है, they have billions of dollars in terms of foreign exchange reserve, बड़ी मार्केट है। So what makes you this argument कि जो बैलेंस है वो पाकिस्तान की तरफ आ गया? देखिए, उस आर्टिकल को लोगों ने पढ़ा है। जो समझे हैं वो समझ गए, जो नहीं समझे वो नहीं समझे। मैं भी थोड़ी देर पहले आई वाज टॉकिंग टू सम पीपल जो इंडिया की डिप्लोमेसी से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको समझ में आ गया मेरी बात। बात ये है कि अगर आप जैसा ये पिरामिड देख रहे हैं, पावर पिरामिड, तो मैंने कहा कि 5 किस्म के पावर्स होते हैं जो सुपर पावर, और सिर्फ अमेरिका और चाइना है। सुपर पावर्स वो पावर्स होते हैं जो दुनिया के किसी भी कोने में पावर को प्रोजेक्ट कर सकते हैं। या फॉर एग्जांपल, अगर चाइना चाहा तो चिले से जंग लड़ सकता है बड़ी आसानी से। आप नहीं लड़ सकते चिले से जंग। आपके पास वो कैपेसिटी ही नहीं है कि वहाँ तक जाके उनको मारें। दूसरी हुँ, चीज़ ये है कि जो सुपर पावर्स होते हैं वो ग्लोबल सिस्टम को असर कर सकते हैं। तो अमेरिका ने तो वर्ल्ड ऑर्डर बना ही दिया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, और चाइना अब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की तरह से दूसरा वर्ल्ड ऑर्डर बनाना चाह रहा है। सो सुपर पावर्स वही पावर्स होते हैं जो सिस्टम को बदल सकते हैं और दुनिया में कहीं भी फोर्स। फिर उसके बाद मैंने कहा कि ग्लोबल पावर्स हैं। ग्लोबल पावर्स वो हैं जो एक या दो रीजन्स में उनके ऊपर दम रह सकता है। मतलब दो रीजन, दुनिया के दो खित्तों में वो पावर कर सकते हैं, और इन पार्टनरशिप दे कैन इन्फ्लुएंस द सिस्टम। लेकिन अकेले वो कुछ नहीं कर सकते। मतलब अकेले वो सारी दुनिया में नहीं प्रोजेक्ट कर सकते हैं पावर। और फिर मिडिल पावर्स वो हैं जो थोड़े से यूनिक होते हैं, और उनके पास दे हैव सम ग्लोबल इम्पैक्ट बट एक नीश एरिया में। जैसा कि सऊदी अरेबिया है। सऊदी अरेबिया ऑयल के मार्केट में इट कैन इन्फ्लुएंस वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ये कह रहा हूँ। उसके नीचे रीजनल पावर्स है जो सिर्फ अपने एरिया में पावर इन्फ्लुएंस कर सकते, जैसा साउथ अफ्रीका है। इन अफ्रीका में वो पावर प्रोजेक्ट कर सकता है। और जापान है जो ईस्ट एशिया में अपना पावर प्रोजेक्ट कर सकता है। तो रीजनल पावर्स हो जाते हैं। जो माइनर पावर्स हैं वो तो सब हैं। तो मैं ये कह रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर से पहले इंडिया एक ग्लोबल पावर था, इसमें कोई शक की बात ही नहीं है। इट इज़ द थर्ड बिगेस्ट डिफेंस बजट है, न्यूक्लियर पावर है, फोर्थ बिगेस्ट इकोनॉमी थी जब। सो इंडिया वाज डेफिनेटली ए ग्लोबल पावर। अब इंडिया सिक्स्थ बिगेस्ट इकोनॉमी हो गई है वैसे। इट हैज़ गॉन बिलो जापान एंड बरतानिया, पार्टली बिकॉज रुपये की कीमत गिर रही है और डॉलर महंगा होते जा रहा है, और ग्लोबल जीडीपी कंपैरिजंस डॉलर में होते हैं। और मैंने कहा कि पाकिस्तान एक रीजनल पावर है। तो इंडिया ऊपर से सेकंड है, पाकिस्तान नीचे से सेकंड था ऑपरेशन सिंदूर से पहले। लेकिन लोवी इंस्टीट्यूट नाम का एक थिंक टैंक है, आपने देखा होगा, ऑस्ट्रेलियन थिंक टैंक। वो हर साल एक लिस्ट ऑफ नेशनल कॉम्प्रिहेंसिव पावर मेजर करते हैं कि कौन सा एशिया में कौन सा मोस्ट पावरफुल कंट्री है। तो ये जो नेशनल कॉम्प्रिहेंसिव पावर है, ये एक्चुअली चाइनीज कॉन्सेप्ट है, नेशनल कॉम्प्रिहेंसिव पावर। तो उसको लोई इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, उसने कहा कि हम पावर जो मेजर करते हैं, वी मेजर इट इन हार्ड पावर एंड सॉफ्ट पावर। तो वो 55% हार्ड पावर और 45% उन्होंने वजन सॉफ्ट पावर को दिया। सी दैट इज द की। वो पैराग्राफ मिस कर रहे हैं लोग। कह रहे हैं ऐसा कैसा कह सकते हो कि पाकिस्तान इंडिया। मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान इंडिया से ज़्यादा पावरफुल हो गया। आई एम नॉट सेइंग दैट। मैं कह रहा हूँ कि बैलेंस ऑफ पावर पाकिस्तान की तरफ शिफ्ट हो रहा है, वो समझने की बात है। तो 45% सॉफ्ट पावर है और 55% हार्ड पावर है। दैट इज द लोवी इंस्टीट्यूट का नेशनल कॉम्प्रिहेंसिव पावर। इनफैक्ट बाद लोग तो मुझे अपने कमेंट्स में आकर कह रहे हैं आप नेशनल कॉम्प्रिहेंसिव पावर की बात क्यों नहीं कर रहे हैं। अरे भाई, आप पूरा ऐसे तो पढ़ ले तो आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब से डोनाल्ड ट्रंप और आसिम मुनीर का याराना बढ़ा है,
पाकिस्तान का सॉफ्ट पावर हैज़ इंक्रीज्ड, इसमें कोई शक की बात नहीं है। मेनी इंडियंस आर सेइंग दैट, एवरीबडी इन द वर्ल्ड इज़ ट्राइंग टू से दैट। भारत ने बहुत कोशिश की ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को मार्जिनलाइज करने के लिए, 36 मुल्कों को ऑल पार्टी डेलीगेशंस भी भेजा, नन ऑफ देम हैज़ वर्कड। पाकिस्तान आइसोलेट पराया स्टेट नहीं रहा। ना सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान का स्टैचर बढ़ा रहे हैं बाय मेकिंग इट द मेन मीडिएटर वगैरह, सऊदी अरेबिया ने भी जो पाकिस्तान के साथ जो डिफेंस माहदा किया है, दैट ऑल्सो हैज़ गिवन पाकिस्तान ए लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस इन द गल्फ। अब पाकिस्तान दो मुल्कों में, आप फ्रीज हो गए हैं वैसे, दो मुल्कों में पाकिस्तान इज नाउ गोइंग टू हैव मिलिट्री रिलेशंस, एक खतर में है और एक सऊदी अरब में। सो ये तो इन्फ्लुएंस की बात है। ऑलरेडी पाकिस्तान की डिप्लॉयड हो चुकी हैं फौजी, आपके 13,000 ट्रूप्स हैं सऊदी अरेबिया में। इट्स लाइक यू हैव ए बेस इन सऊदी अरेबिया। सो पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। तो अगर आप लुई इंस्टीट्यूट के नेशनल कॉम्प्रिहेंसिव पावर का इंडिकेटर ले लें तो 45% का जो हिस्सा है वो बढ़ रहा है पाकिस्तान का, और भारत का यकीनन कम हो रहा है। मिसाल के तौर पे आप ब्रिक्स को ले लें, इंडिया ब्रिक्स का प्रेसिडेंट है। क्या ब्रिक्स क्या कर लिया इस साल? इतना, मतलब ब्रिक्स इज सपोज टू बी द ऑल्टरनेटिव टू द वेस्ट। अमेरिका जंग पे जंग किए जा रहा है, ये ब्रिक्स बयान पे बयान नहीं दे सक रहा। कैन यू सी द डिफरेंस? के मतलब कुछ इंडिया की प्रेसिडेंसी में ब्रिक्स बिल्कुल बेकार हो गया। अभी भी वो डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर्स ने स्टेटमेंट नहीं दे सका। यही ब्रिक्स अंडर ब्राजील जबरदस्त स्टेटमेंट्स इशू किया था। देखिए, जून में जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पे हमला किया था तो ब्रिक्स ने बाकायदा कंडेम किया था उसको। उसमें इंडिया था, लेकिन जो लीडरशिप थी लूला की, इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द लीडरशिप ऑफ मोदी। इनसे कुछ हो नहीं रहा है। ये नरेंद्र सरेंडर बने हुए हैं अमेरिका के लिए। लूला इज नॉट सरेंडरिंग टू अमेरिका। तो यही मैं कह रहा हूं कि इसके वजह से सबको नजर आ रहा है कि ब्रिक्स अंडर ब्राजील वाज अ डायनामिक फोर्स, ब्रिक्स अंडर इंडिया इज नॉट। तो ये मैं कह रहा हूं कि भारत का जो, देखिए 2-3 साल पहले बहुत धूम हुई थी, इंडिया इज, मतलब सारी नजरें हिंदुस्तान पर हैं, ये वो वगैरह। तो वो सब कैसा हो रहा था? वो क्वाड की वजह से हो रहा था, क्योंकि हर थोड़े दिन भारत के प्राइम मिनिस्टर जो बाइडेन के साथ मुलाकात कर रहे थे, क्योंकि उनकी मुलाकात अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ हो रही थी। इट इज़ लाइक सेइंग कि अगर आपकी रोज़मर्रा अगर आपकी मुलाकातें आसिम मुनीर के साथ होते रहीं तो आप अखबार के फ्रंट पेज पे आप कॉन्स्टेंटली रहोगे एंड एवरीबडी विल बी टॉकिंग अबाउट यू, बिकॉज आप न्यूज़ में रहेंगे। जिस दिन आसिम मुनीर आपसे मिलने लगेंगे, आप वापस यूट्यूब पे आ जाएंगे। सी, दैट इज़ व्हाट हैपेंड टू मोदी। जिस दिन अमेरिका के प्रेसिडेंट ने इनको भाव देना छोड़ दिया, फरवरी के बाद से आज तक तकरीबन, आप क्या कहते हैं, 15 महीने हो गए हैं, डोनाल्ड ट्रंप एंड मोदी हैव नॉट बीन ऑन द सेम स्टेज। वहाँ से मोदी का स्टैचर गिरना शुरू हो गया, एंड इंडिया का भी स्टैचर मतलब 50% टैरिफ लगे सबसे ज़्यादा। सो द पॉइंट आई एम मेकिंग इज कि इंडिया का सॉफ्ट पावर कम हो रहा है, देयर इज़ नो डाउट। इनफैक्ट उसका सबूत ये है कि पिछले 2 दिन में 28 से लेकर 30 अप्रैल तक जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की जो कॉन्फ्रेंस हुई है ऑफ होम्स हेड ऑफ मिशंस, यानी इंडिया के सारे एम्बेसडर्स को वो लेकर आए दिल्ली। 190 इंडिया के हाई कमिश्नर्स और एम्बेसडर्स है। उनकी कॉन्फ्रेंस का टाइटल है रिफॉर्मिंग इंडियन डिप्लोमेसी। आपको रिफॉर्म करने की क्या ज़रूरत है? क्योंकि फेल हो रही, इसलिए आपको ठीक करने की ज़रूरत पड़ रही है, एज इफ इट हैज़ फेल्ड। मैंने अभी एक वेरी प्रोमिनेंट इंडियन एम्बेसडर को इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा कि भाई हमारी फेल थोड़ी हो रही है डिप्लोमेसी, आप क्यों कर रहे हैं, रिफॉर्म की ज़रूरत है। बट आई थिंक, मेरा ख्याल है कि इट हैज़ फेल्ड बिकॉज इंडिया का सॉफ्ट पावर कम, इनको एहसास हो चुका है जयशंकर को और मोदी को कि हम वी नीड टू चेंज आवर फॉरेन पॉलिसी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो ग्लोबल पावर है भारत और रीजनल पावर है पाकिस्तान, मटेरियल कैपेसिटी में कुछ फ़र्क नहीं आया। ये नहीं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जट बोल के ऊपर हो गई, इंडिया की नीचे हो गई, वैसा कुछ नहीं हुआ। इंडिया सिर्फ रैंकिंग में 4th से 6th हो गया है, बट द इकोनॉमी इज द सेम, ग्रोथ रेट वही है, सॉफ्ट पावर में गैप कम हो गया है। तो ये जो शिफ्ट हो रहा है, दिस इज द शिफ्ट इन बैलेंस। इंडिया हैज गॉन फ्रॉम ग्लोबल पावर टू मिडिल पावर, पाकिस्तान हैज गॉन फ्रॉम रीजनल पावर टू मिडिल पावर। ये कह रहा हूँ बेस्ड ऑन सॉफ्ट पावर। नहीं तो डॉक्टर साहब, इसका मतलब है फिर ये रीजनल पावर टू मिडिल पावर और ग्लोबल पावर टू रीजनल पावर, तो ये तो फिर अमेरिका का कमाल है। क्या आपको रीजनल पावर से मिडिल पावर बनाने के लिए,
नहीं, हाँ, आपको लेकिन मैं इंडिया एक ही जैसे वजह तो मुल्क नहीं। जी, इंडिया इंडिया जैसे मुल्क को, मतलब अगर उसने ये स्टेटस मिला है, या उनका स्टेटस अभी आप जैसे कह रहे हैं कम हुआ, तो दिस इज बिकॉज ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। तो जो इनकी इकोनॉमी है, या इनका जो डिफेंस स्पेंडिंग है, या इनकी ज्योग्राफी है, तो क्या फिर रोल होता है? बिकॉज आप लोग तो पावर आप को ऐसा करें कि ये जो चार्ट दिख रहा है ना आपको, ग्लोबल हाँ, पावर और मिडिल पावर, मैं कह रहा हूं कि आज से 2 साल पहले इंडिया फर्मली ग्लोबल पावर था। हम्म, अब आप उसको जरा बीच में लेकर आ जाए। आपको मेरी एरो नजर आ रही है आपको? नहीं नजर नहीं, आ। एरर हाँ नहीं आ नहीं, रही, यहाँ नहीं हाँ, आ तो रही, ग्लोबल हाँ। पावर और मिडिल पावर के बीच में आ गया है इंडिया। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। और ओके, जो पाकिस्तान नीचे है रीजनल पावर से, वो मिडिल पावर की तरफ टेंड हो गया है। हाँ, 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 जो मैथमेटिक्स जानते हैं उनको लिमिट थ्योरी में टेंडिंग, इट इज टेंडिंग टू अपवर्ड्स। पाकिस्तान इज टेंडिंग अपवर्ड्स बिकॉज ऑफ सॉफ्ट पावर। इंडिया इज टेंडिंग डाउनवर्ड्स बिकॉज ऑफ सॉफ्ट पावर। जो मेरे हम्म, आर्टिकल का लास्ट सेंटेंस है, मैं ये कह रहा हूं कि मटेरियल हार्ड पावर में कुछ फर्क नहीं आया। हम्म, देखिए आप, इन द बॉटम आई एम सेइंग, while India's influence, आप देख लें वो आर्टिकल, मुझे नज़र नहीं आ रहा ठीक से, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इसके मटेरियल पावर में तब्दीली नहीं है। इंडिया के एयरफोर्स कम नहीं हो गई। इंडिया स्टिल, दुनिया में सिर्फ 4 मुल्क है जिनके पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स है, जिसमें भारत भी एक है। सो ये सब कम नहीं हुआ, मिलिट्री कैपेसिटी कम नहीं हुई। इकोनॉमी का साइज रुपये में तो उतना ही है, 6% से बढ़ रहा है, 6-6.5% से। डॉलर में कम हो गया है, डॉलर की में रुपये। सो ये सारी चीज़ें आर पार्ट ऑफ सॉफ्ट पावर ना। आपकी करेंसी वीक हो गई है, आपके से कोई मिल नहीं रहा है, आपको क्वाड की समिट ही नहीं हुई, पूरा साल चला गया। देखिए इंडिया की लीडरशिप फेलियर है ना, कि ब्रिक्स कुछ नहीं कर रहा है, राइट। और अब देखें ब्रिक्स की समिट में आते हैं या नहीं पुतिन और शी जिनपिंग। अगर वो नहीं आए, ये तो भाग के गए थे ना एससीओ की समिट में। मोदी, याद है आपको, अभी जी, टियानजिन में जी, जो हुई थी, मोदी वेंट रनिंग वहां पे जाके, वो बातचीत हुई, आरआईसी कहकर फोटोग्राफ्स हुए। अब इंडिया का जब पास जब सितंबर में समिट होगा ब्रिक्स का, द क्वेश्चन इज के विल शी जिनपिंग कम, विल, अगर इंडिया ऐसे ही डुबाते रहा तो मेरे ख्याल से ब्रिक्स माइट इवन ब्रेक डाउन, यू नो, बिकॉज उन्होंने स्टेटमेंट इश्यू नहीं कर सका। हाउ डिड ब्राजील मैनेज टू गेट अ स्टेटमेंट आउट ऑफ इट? ना सिर्फ हाँ, ये, भारत अपने तरफ से भी ब्रिक्स का स्टेटमेंट कमजोर कर रहा था। वो पार्ट्स जो यूएई सपोर्ट कर सकता है, हम्म, वो पार्ट्स भी भारत ने कमजोर किए। तो उस वजह से आई एम सेइंग कि ये इंडियंस माने या ना माने, इंडिया का डिप्लोमेटिक स्टेटस गिर गया। इसलिए अब आरएसएस यहाँ आके प्रोपागेंडा करके, लॉबीज को हायर करके, दे आर ट्राइंग टू improve the image. A part of it is not just आरएसएस का इमेज, इंडिया का भी इमेज वो दे आर ट्राइंग। आपके लिए देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद इतनी कोशिश की इंडिया ने कि पाकिस्तान को पराया स्टेट, टेररिस्ट स्टेट करार दिए। आपने क्या एंटी पाकिस्तान सेंटीमेंट बढ़ते हुए देखा दुनिया में कहीं? नहीं ना। लेकिन पिछले 1 साल में एंटी इंडिया स्टेट पब्लिक ओपिनियन बढ़ते जा रहा है। हेट कह रहे हैं यहाँ पर। अमेरिका में खुद मैं देख रहा था कि बीजेपी के रिलेटेड जो सनातनी धर्म के जो वेबसाइट्स हैं, फेसबुक अकाउंट्स वगैरह हैं, दे आर सेइंग कि अमेरिका में हिंदू हेटरेट बढ़ रही है, अमेरिका में इंडिया हेटरेट बढ़ रही है, H1B को लेकर, इमिग्रेशन को लेकर। तो वो सारी चीज़ें आर नेगेटिव ऑन द सॉफ्ट पावर ना। आज से 3 साल पहले बड़े शान से कहते थे कि हर आईटी कंपनी का सीईओ इंडियन है, इंडियंस छा गए, इंडियंस आर टेकिंग ओवर द वर्ल्ड। अब वो बातें नहीं हो रही। तो दैट इज ऑल आई एम सेइंग कि सॉफ्ट पावर कमजोर हो रहा है, वॉट एवर मटेरियल पावर है। तो डॉक्टर साहब आपको क्या लगता है प्रसव के ये जो क्वाड समिट अगर हो गई, या एटलीस्ट फॉरेन मिनिस्टर्स ही आ गए, डू यू थिंक दैट विल मेक सम डिफरेंस? बेहतरी आ जाएगी इंडिया की स्टेटस में या उसकी पोजीशन? देखिए, ऑस्ट्रेलिया ने बड़ी स्मार्ट चीज की कि इंडिया को दे दिया क्वाड और एक बार, राइट। वरना उनकी लीडरशिप की फेलियर की बात करता ना मैं यहाँ बैठ के कि क्या कर लिया अल्बनीज ने, कि क्वाड का लीडर है, इट्स नॉट एबल टू इवन पुट टुगेदर अ समिट। तो मुझे लगता है कि द जापानीज प्राइम मिनिस्टर
ऑस्ट्रेलिया का प्राइम मिनिस्टर आ जाएगा अगर समिट हो रही है। अब सवाल उठता है कि द जापानीज प्राइम मिनिस्टर विल शी वांट टू कम इफ ट्रम्प इज नॉट कमिंग, और अगर ट्रम्प कंफर्म नहीं करते ना तो इंडिया अनाउंस भी नहीं करेगा हेड्स ऑफ स्टेट समिट, क्योंकि अगर वो अनाउंस करते हैं तो 4 ही, उसमें से द मेन गाय डजंट कम, देन फिर मोदी और ये तकाशी और अल्बनीज बैठ कर क्या करेंगे? सो दे मे नॉट हैव ए हेड्स ऑफ स्टेट समिट। अगर हेड्स ऑफ स्टेट समिट नहीं हुआ इंडिया के अंदर, देन वही सवाल मेरे जैसे लोग इमीडिएटली लिखेंगे ना कि मैं कह रहा हूँ ना कि जब तक इंडिया इज लीडिंग दिस इज नॉट हैपनिंग। अगर यूएस प्रेसिडेंट रहता क्वाड का और डोनाल्ड ट्रम्प कहते हैं आ जाओ व्हाइट हाउस, ये भागे भागे नहीं जाएंगे ये तीनों, जापान के प्राइम मिनिस्टर, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, दे विल गो रनिंग, नंगे पांव भागेंगे। अगर इनको 24 घंटे का भी टाइम दे दिया ना तो दे विल बी देयर इन द व्हाइट हाउस। यू थिंक मोदी विल से नहीं नहीं मैं बिजी हूँ, मुझे जाके गुजरात में तकरीर करना है, आई कांट कम टू क्वाड? ऑब्वियसली नॉट ना, दे विल गो रनिंग। सो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि सॉफ्ट पावर और जो डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस है वो यकीनन कम हो गया है, इसमें कोई शक की बात ही नहीं है। बिल्कुल इंडिया में आप जाकर ये 2 लफ्ज को गूगल करें, स्ट्रेटेजिक साइलेंस, उस पे इतना डिबेट हुआ है। मतलब मैंने कई आर्टिकल देखे, सतीश शशि तरूर का आर्टिकल था, एम्बेसडर सैयद अकबरुद्दीन का आर्टिकल था डिफेंडिंग इंडिया से, उन्होंने वो लफ्ज़ बहुत यूज़ किया। इंडिया का जो साइलेंस है, अमेरिका को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा फॉर इलीगल वॉर इन ईरान, वो एक स्ट्रेटेजिक टैक्टिक्स है। फिर एम्बेसडर औसाफ सईद साहब का आर्टिकल है, मेरा आर्टिकल है क्रिटिसाइजिंग शशि तरूर आर्टिकल ऑन द साइलेंस। जी आज भी इंडिया के हाई कमिश्नर ने पाकिस्तान में, उन्होंने भी आर्टिकल लिखा था, उन्होंने भी बड़ी की है गवर्नमेंट की कि आप पाकिस्तान को इतनी स्पेस कैसे दे दी और क्या करते रहे आप, और ये सारा। मुझे उनका नाम हाई कमिश्नर ने। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इसके इंडिया में ऑलरेडी डिबेट तो चल रहा है ना कि इंडिया खामोश कैसा हो गया है, ऑन रॉट कहते हैं साइलेंस का। सो इट इज़ बिकॉज इंडिया इज़ अफ्रेड टू से एनीथिंग क्रिटिकल। अगर आप अमेरिका का क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते, आप इतने डरे हुए हैं, तो आपकी क्या स्टैचर है वर्ल्ड में, बताइए मुझे। आप जो मुल्क को हम इंडिया के नीचे डालते हैं ना, वो ब्राज़ील क्या इंडिया से ज़्यादा पावरफुल थोड़ी है? इट इज़ नॉट, बट ब्राज़ील इज बीइंग सो। जब लेकिन डॉक्टर साहब इसमें तो फिर पाकिस्तान, सॉरी आपकी बात काटने लगा, जी पॉइंट ऐड करता हूँ, इसमें तो फिर पाकिस्तान से लड़ा रहा है। हमने तो अमेरिकन स्ट्राइक्स ऑन ईरान कंडेम की थी। जी हाँ, आपने देखिए इंडिया में पाकिस्तान को इतना नीचा करके देखते हैं कि दे आर अनेबल टू सी, जैसा कि बाबर आजम का इतना मजाक उड़ाते हैं कि कुछ भी नहीं है, जिम्बाब्वे के खिलाफ सेंचुरीज मारता है। हाँ, ही इज़ नॉट ए ग्रेट बैट्समैन, बट उसकी कवर ड्राइव बहुत खूबसूरत है। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। जस्ट लाइक विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, अगर आप टॉप 5-6 कवर ड्राइव लेंगे तो उसमें बाबर आजम का नाम आना चाहिए। आई एम नॉट ए फैन ऑफ हिज बैटिंग, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि आप किसी को इतना नीचे ना गिरा दें कि आप जो रियलिटी है वो देख ना सके। व्हाट द पाकिस्तानीज डिड वाज समथिंग वेरी स्मार्ट। उन्होंने उसको वो गुड कॉप बैड कॉप खेल लिया ट्रम्प के साथ, जिसमें शहबाज शरीफ ने कंडेम किया, आसिम मुनीर ने नहीं किया। तो शहबाज शरीफ ने कह दिया कि अमेरिका शुड नॉट हैव अटैक, इजराइल शुड नॉट हैव अटैक ईरान, और मुझे यकीनन है आसिम मुनीर ने कह दिया कि ओ शहबाज इज सेइंग दैट बिकॉज वी हैव टू क्रिटिसाइज इजराइल, राइट? तो ट्रम्प बोलेंगे या दैट्स ऑलराइट, यू कैन क्रिटिसाइज इजराइल, बल्कि खामोश। So what I'm trying to say is that they are really handling Trump much better than most people. ये उनकी डिप्लोमेसी का अचीवमेंट है जिसका उनको फायदा हो रहा है। But Pakistan has used this Iran war to locate itself well. सऊदी अरेबिया के साथ जो पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर हुए हैं, पाकिस्तान के ताल्लुकात टर्की के साथ तो थे ही और बेहतर हो गए। टर्की ने खुद पाकिस्तान को आगे बढ़ाया टू डू द नेगोशिएशंस, वरना ये टर्की में भी हो सकता था ये रोल जो सीज फायर के डिस्कशंस हुए हैं। एंड नॉट ओनली दैट, इजिप्ट भी डिड नॉट टेक एन एंटी पाकिस्तान पोजीशन, क्योंकि इजिप्ट का सबसे ज़्यादा लॉस हुआ है। अरबों के लिए जो बात करने वाला मुल्क हुआ करता था इन द पास्ट, इट वाज बेसिकली
इजिप्ट, लेकिन अब पाकिस्तान इज स्पीकिंग फॉर अरब्स, पाकिस्तान इज स्पीकिंग फॉर ईरान, पाकिस्तान इज स्पीकिंग फॉर अमेरिका। लोग इसी, दीज आर फैक्ट्स, दीज आर नॉट लाइक, ये मन गढ़ंत बातें नहीं कर रहा मैं। तो सो पीपल हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जो रियलिटीज है इसका क्या असर होगा। इसका असर वही होगा कि देर इज अ परसेप्शन कि पाकिस्तान इज नॉट अ पराया स्टेट, तो दैट इज अ फेलियर ऑफ इंडियन डिप्लोमेसी। ये उनको दे वर ट्राइंग टू मूव देम असाइड, समझे ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जी डॉक्टर साहब ये मैं देख रहा था जयशंकर साहब ट्रिनिडेड एंड टोबैगो जमैका 8 दिनों के लिए जा रहे हैं। व्हाट्स द सिग्निफिकेंस ऑफ दीज कंट्रीज? क्या उनकी वैल्यू है कि इंडिया कंट्री है 1.4 बिलियन के लोगों को वहां जाना पड़ेगा? तो ट्रिनिडाड टोबैगो मैं भी काफ़ी जाता हूँ, 2-3 बार गया मैंने वहाँ पे, कीनोट एड्रेसेस की, उनकी नेशनल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंसेस की। 49% भारतवासी हैं वहाँ पे, इंडियंस हैं ट्रिनिडाड में। और उनके कई क्रिकेटर्स भी ऑफ इंडियन, मतलब रोहन कन्हई के ज़माने से शायद दे आर इंडियंस वहाँ पे बहुत हैं। आई डोंट नो व्हाई ही इज़ गोइंग, इट्स मतलब इट इज़ नॉट लाइक ए मेजर थिंग। और देखिए, ये फॉरेन पॉलिसी के अलावा जो यू मस्ट आल्सो अंडरस्टैंड के जो बीजेपी की सरकार है वो उनका हिंदुत्व वाला एजेंडा भी है। और वो जो हिंदुत्व वाला एजेंडा है कि टू मेक द डायस्पोरा मोर राइट विंग, तो वो जाके डायस्पोरा के साथ भी मिलकर जो इंडियंस हैं उनको राइट विंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर उनसे पैसे भी लेंगे ताकि वो आरएसएस को, बीजेपी को पैसे भी दें। तो ही इज़ ऑल्सो, वो भी बहुत कर रहे हैं आजकल बीजेपी की सरकार, दैट दे आर प्रमोटिंग बीजेपी अ लॉट। और जो ये एम्बेसडर्स वगैरह होते हैं, इनफैक्ट एक ज़माने में ट्रिनिडाड के जो इंडिया के एम्बेसडर थे ट्रिनिडाड को, वो मेरे जानने पहचानने वाले थे, हैदराबाद से थे वो। सो दोज थिंग्स आर चेंजिंग नाउ। और ये जो एम्बेसडर्स वगैरह भी होते हैं आजकल मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, उनको पता है कि अगर हम वी प्ले बॉल, बीजेपी कंट्रोल्स नियरली एवरीथिंग इन इंडिया, तो उनको फ्यूचर में जॉब्स वगैरह आफ्टर रिटायरमेंट वो बीजेपी से ही मिलेंगे। सो देयर इज दिस, ये इसको स्टेट कैप्चर कहते हैं कि एक पॉलिटिकल पार्टी या एक पॉलिटिकल मूवमेंट स्टेट्स के इदारों को कब्ज़ा कर लेती है, जिससे उनकी आइडियोलॉजी और उन्हीं के लोग दे बेनिफिट अ लॉट। तो आई थिंक पार्ट ऑफ ये जो फॉरेन पॉलिसी विजिट्स वगैरह हो रहे हैं, इट इज़ पार्ट ऑफ प्रमोटिंग एन एंगेजमेंट विद डायस्पोरा। जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, ये रिफॉर्मिंग डिप्लोमेसी, जो पब्लिक में जो नॉलेज है उसमें उन्होंने कहा कि वी नीड टू प्रमोट डीपर एंगेजमेंट विद द डायस्पोरा। वो आप देख सकते हैं डॉक्टर जयशंकर की ट्वीट में उन्होंने लिखा है। तो डॉक्टर साहब हाउ डू यू सी ट्रम्प साहब जो अब उनकी अप्रोच ईरान के बारे में है, वो रॉकेट खत्म नहीं करना, ईरानियंस जो हैं वो स्टैंड स्टिल हैं, आपको क्या लगता है कि मिलिट्री ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं या कि ईरानियंस मान जाएंगे? पहले 48 आवर्स में, पिछले 48 आवर्स में तो बहुत हथियार ट्रांसफ़र किए हैं जो अमेरिका ने इन द मिडल ईस्ट। 6,500 टन हथियार 24 घंटे में इसराइल को पहुंचा है। 6,500 टन्स ऑफ बॉम्ब्स एंड रॉकेट्स एंड मिसाइल्स इसराइल को 2 दिन पहले पहुंचे हैं। और कह रहे हैं कि C-130 जो ट्रांसपोर्ट प्लेन है उसके 30 प्लेन्स भर के हथियार मिडल ईस्ट में गए हैं। क़तर एंड अदर कंट्रीज़, वो दूसरे कंट्रीज़ कहाँ हैं वो, मतलब आई एम अज्यूमिंग कि बहरीन को गए होंगे जहाँ पर अमेरिकन 6th फ्लीट का हेडक्वार्टर्स है, तो थोड़ा बहुत वहाँ भी गए होंगे। क्या यूएई को गए, वी डोंट नो, सऊदी अरब भी गए होंगे। बट एनीवे इन्होंने कुछ कई 30-40 ट्रांसपोर्ट प्लेन भर के हथियार। तो सवाल ये होता है कि क्या ये डोनाल्ड ट्रंप की टैक्टिक्स हैं ईरान को इंटिमिडेट करने की, या वाकई में ये मिलिट्री स्ट्राइक्स करना चाह रहे हैं। यहाँ पर इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आने लगी हैं कि ईरान की जो पीट हेक्सिट कह रहे हैं ईरान के ताल्लुक से, वो सारी झूठी बात है। ईरान की सिर्फ 50% कैपेसिटी डिस्ट्रॉय की है, यानी उनके पास जितने रॉकेट्स, मिसाइल, ड्रोन्स वगैरह हैं, वो जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ख़त्म हो गए, वो सब गलत है। ईरान इज स्टिल हैज़ थाउजेंड्स ऑफ मिसाइल्स
शायद 1000 के करीब शायद उनके पास बैलिस्टिक मिसाइल्स बाकी हैं, और ड्रोन्स तो खैर फटाफट बन भी जाते हैं। सो इट मीन्स कि अगर ये अटैक करें तो जवाबी कार्रवाई भी होगी फ्रॉम द ईरानियन साइड। और मेरे ख्याल से इस बार ईरान विल टारगेट डायरेक्टली, अगर वो पावर प्लांट्स पे मारते हैं ईरान के, तो ईरान विल बेसिकली हिट जो यूएई का एआई का इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी अमेज़ॉन और ओपन एआई वगैरह के कैंपसेस को अटैक करेगा, और उनकी ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पे। खबरें ये भी आ रही हैं कि इज़राइल ने अपना आयरन डोम की टेक्नोलॉजी यूएई को शिफ्ट कर दी है टू प्रोटेक्ट दैट। सो अगर यूएई के पास आयरन डोम की टेक्नोलॉजी आ गई है, तो देन मे बी ईरान विल जस्ट अटैक यूएई, ताकि वो सैचुरेशन पॉइंट के ऊपर चले जाए ना, कि आप कितने रोक सकते हैं। ठीक है, आप 500 रोक सकते हैं, तो मैं 600 फेंकता हूँ। तो ईरान विल प्रोबेबली टारगेट ओनली यूएई, वरना इट विल नॉट गो थ्रू, समझे ना। अगर वो 100, 200 या 25-30 ऐसे मिसाइल्स मारेगा, तो देन दे आर नॉट गोइंग टू गो थ्रू, दे विल ऑल बी ब्लॉक्ड। बट वो क्या करेगा कि पहले एक 500 ड्रोन्स भेजेगा, विच दे विल हैव टू ब्लॉक, एंड देन उसके पीछे मिसाइल्स, रॉकेट्स मारेगा। बिल्कुल। लेट्स सी क्या सिचुएशन डेवलप होती है, बट इट्स वेरी डेलिकेट अभी। द की क्वेश्चन इज कि ईरान के ऊपर जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट हो रहा है ब्लॉकेड का, खबर ये आई है कि पाकिस्तान ने 6 लैंड राउट्स खोल दिए फ्रॉम, हाँ, तो उससे ट्रंप से भी पूछा गया था, तो ट्रंप ने कहा मैं जानता हूँ, और बहुत तारीफ कर दी उसने उसी जवाब में आसिम मुनीर की और शहबाज शरीफ की। द रिपोर्टर वाज ऑब्वियसली फ्रॉम इंडिया, आई थिंक शी डिडंट लाइक द आंसर, बट व्हाट आई थिंक इज के अभी मेरे ख्याल से तेल अलाउ नहीं करेगा पाकिस्तान, क्योंकि देन ट्रंप विल गेट अपसेट। बट वो दूसरी चीज़ें आ जाएंगी, आई डोंट नो व्हाट एल्स ईरान इज़ गोइंग टू एक्सपोर्ट, बट 6 राउट्स गोइंग टू गवादार एज वेल एज कराची पोर्ट तक, वहाँ तक। बट एक बार वो लाइंस खुल गए, तो बाद में अगर सीज फायर हो जाता है, देन ईरान कैन सेल इट्स ऑयल अराउंड लैंड की तरफ पे भी। कह रहे हैं कि ट्रेन्स में भर के भेज रहे हैं तेल टू चाइना बाय लैंड। सो पूरी तरह से बंद नहीं कर सक रहे हैं। और एक और खबर आई कि 34 जहाज़ ईरान के, देखिए अमेरिका जो ब्लॉकेट किया हुआ है वो इंटरनेशनल वाटर्स पे किया हुआ है, तो वो मतलब वो साहिल के साथ करीब से 34 जहाज़ ईरान की कोस्ट लाइन, पाकिस्तान की कोस्ट लाइन और इंडिया की कोस्ट लाइन से होते हुए चाइना की तरफ जा रहे हैं। तो 34 ईरानियन शिप्स गए कह के एक रिपोर्ट आई है, उसको मुझे कॉन्फर्मेशन नहीं मिली है, बट अपेरेंटली दैट इज़ व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू। एंड आई एम वेरी सरप्राइज कि अमेरिका ने, अगर पाकिस्तान की वाटर्स में अगर अमेरिका कोई ईरान के जहाज़ को डुबा देता है, तो पाकिस्तान क्या करेगा? विल इट अपोज? आई डोंट थिंक सो, नहीं करेगा। सो आई एम सरप्राइज कि दे डिडंट डू दैट। ठीक है, इंडिया के उसमें करेगा तो इंडिया पब्लिकली कुछ नहीं कहेगा, बट प्राइवेटली इंडिया विल स्क्रीम कि ये क्या कर रहे हो आप, राइट? ईरान तो खैर लड़ेगा। सो आई एम वेरी सरप्राइज कि द यूएस, इसलिए मैं उस खबर पे थोड़ा मुझे डाउट है कि इतने सारे जहाज़, आई कैन अंडरस्टैंड कि 5-6 निकल गए, बट टू से कि 34 जहाज़ 2-3 दिन में हैव गॉन थ्रू इज वेरी बिग, यू नो। थैंक यू वेरी मच Take care. talking to you. बहुत शुक्रिया।